हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रामाणिक एजुकेशन। चलिए आज का हमारा टॉपिक है कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या मतलब होता है। तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज एक ऐसा क्लॉज है जो बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट में शब्दों को, टर्म्स को या एक्सप्रेशन को कैसे समझा या इंटरप्रेट किया जाएगा। बेसिकली ये क्लॉज डिसाइड करता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई वर्ड या फ्रेज अनक्लियर हो तो उसका मीनिंग क्या होगा और पार्टीज का क्या अंडरस्टैंडिंग होगा। तो आसान भाषा में इंटरप्रिटेशन क्लॉज एक ऐसा टर्म है जिसमें उस पर्टिकुलर एक्ट में जो वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं वो डिफाइन किए जाते हैं। चलिए तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में इंटरप्रिटेशन क्लॉज सेक्शन 2 में डिफाइंड है। सेक्शन 2 क्लॉज ए बात करता है प्रपोजल की। चलिए मैं आपको एक बार प्रपोजल की डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। कह रहा है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। मतलब जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये दिखाता है कि वो कुछ करने या कुछ ना करने के लिए तैयार है with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। और इसका मकसद ये होता है कि दूसरा व्यक्ति इस पर अपनी सहमति दे दे, तो ऐसे व्यक्ति के एक्शन को प्रपोजल या ऑफर करना कहा जाता है। अब सेक्शन 2 क्लॉज बी की तरफ चलते हैं। मैं एक बार इसको रीड कर देता हूँ। When the person to whom proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। इसका मतलब है जब जिस व्यक्ति को प्रपोजल दिया गया है और वो अपनी सहमति दिखाता है तो उस प्रपोजल को एक्सेप्टेड कहा जाता है। अगली लाइन, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। बड़ी आसान भाषा में जब प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। अगले क्लॉज सी पर चलते हैं। इसमें कह रहा है द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर। मतलब जो व्यक्ति प्रपोजल देता है उसे प्रोमिसर कहा जाता है। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसी। और जो व्यक्ति उस प्रपोजल को स्वीकार करता है यानी उसे एक्सेप्ट करता है उसे प्रोमिसी कहा जाता है। तो चलिए अब अगले क्लॉज पे चलते हैं। अगला क्लॉज है हमारा कंसिडरेशन। अब बहुत से लोगों को ये क्लॉज थोड़ा टफ लगता है मगर मेरे हिसाब से बहुत ही इजी क्लॉज है। बस समझाने वाले को आना चाहिए और समझने वाले को थोड़ा समझ आना चाहिए। चलिए अब बेसिकली लोगों को लगता है इस क्लॉज का मतलब होता है जब एक पार्टी कुछ करती है दूसरी पार्टी के प्रॉमिस के बदले में, मगर ऐसा नहीं है। कंसिडरेशन का मतलब होता है प्रोमिसर के कहने पर कुछ करना या कुछ ना करना। चलिए आइए एक बार डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। कह रहा है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, यानी जब प्रोमिसर के कहने पर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग। प्रोमिसी या अन्य कोई व्यक्ति ने काम कर दिया हो या कोई काम ना किया हो, और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, या कोई काम करता है या कोई काम नहीं करता है, और प्रोमिसेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या कोई काम करने का वादा करता है या कोई काम ना करने का वादा करता है। सच एक्ट और एब्सटेनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। उस सिचुएशन में ऐसे कार्य को या करने से परहेज कार्य को या वादे को कंसिडरेशन कहा जाता है। चलिए समरी में इसको समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है जब प्रोमिसर के कहने पर प्रोमिसी ने या अन्य कोई व्यक्ति ने काम कर दिया हो या कोई काम ना किया हो, या कोई काम करता है या कोई काम नहीं करता है, या कोई काम करने का वादा करता है या कोई काम ना करने का वादा करता है, उस सिचुएशन में ऐसे कार्य को या ऐसे करने के परहेज कार्य को या वादे को कंसिडरेशन कहा जाता है। अगले क्लॉज पे चलते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज जी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अग्रीमेंट। अब ये क्लॉज भी बहुत स्टूडेंट को टफ लगता है मगर कोई बात नहीं, मैं इसे आसान भाषा में बताने के लिए हूँ। पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। कह रहा है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट। इसका मतलब है हर वादा और हर वादों का ऐसा सेट जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन का काम करता हो उसे अग्रीमेंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉमिस बाय ए
plus promise by B, which forms consideration for each other, becomes an agreement. नहीं समझ में आया ना? चलिए इसे और आसान भाषा में समझते हैं और एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज दो पार्टीज हैं, राम और श्याम। भाई राम श्याम से कहता है मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा अगर तुम मेरी साइकिल रिपेयर कर दोगे। श्याम कहता है ठीक है, मैं रिपेयर कर दूंगा। अब यहाँ पर जो राम का वादा है वो है प्रॉमिस टू गिव ₹5,000 और श्याम का वादा है प्रॉमिस टू रिपेयर साइकिल। अब ये दोनों वादे एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है। भाई राम का कंसिडरेशन है कि उसकी साइकिल रिपेयर हो जाएगी और श्याम का कंसिडरेशन है उसे 5,000 रुपए मिल जाएंगे, इसलिए ये अग्रीमेंट है। तो अब अगले क्लॉज पर चलते हैं, क्लॉज एफ पर, जो कि रेसिप्रोकल प्रोमिसेस को डिफाइन करता है। पहले मैं इसकी डेफिनेशन रीड कर देता हूँ आपको। Promises which form the consideration or part of the consideration for each other are called reciprocal promises। मतलब जो वादे एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन का काम करते हैं या एक दूसरे के वादों का हिस्सा होते हैं उन्हें रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कहते हैं। और आसान भाषा में ऐसे वादे जो एक दूसरे के लिए फायदे या कंसिडरेशन का काम करते हैं। बेसिकली ये प्रोमिसेस म्यूचुअल ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं। अब आप कहोगे कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस और अग्रीमेंट में क्या फ़र्क हुआ? दोनों तो सेम सेम है। तो ऐसा नहीं है। हर रेसिप्रोकल प्रॉमिस एक अग्रीमेंट का पार्ट होता है, लेकिन हर अग्रीमेंट में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस ज़रूरी नहीं होते। कुछ अग्रीमेंट में एक तरफ का प्रॉमिस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट। अब अगले क्लॉज जी पर चलते हैं, जो कह रहा है एन अग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। मतलब ऐसा अग्रीमेंट जो लीगली वैलिड नहीं है और जिसे कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। बेसिकली ये अग्रीमेंट शुरू से ही इनवैलिड होते हैं। इसे कोई भी पार्टी कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करा सकती। अब इनका रीजन क्या रहता है ऐसे एग्रीमेंट्स के वॉइड रहने का? इल्लीगल पर्पस, जैसे क्राइम में इन्वॉल्व होना। इम्पॉसिबल एक्ट, जैसे ऐसा वादा जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो या लैक ऑफ फ्री कंसेंट हो। फॉर एग्जाम्पल राम श्याम से कहता है मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा अगर तुम मेरे को कोई साइकिल चुरा करके दो। अब क्योंकि ये अग्रीमेंट इल्लीगल पर्पस के लिए है तो ये वॉइड अग्रीमेंट है। सेकंड एग्जाम्पल, वादा करना कि मैं आसमान में उड़ूंगा, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, तो ये भी एक वॉइड एग्रीमेंट है। नेक्स्ट क्लॉज पर चलते हैं, क्लॉज एच पर। ये बोल रहा है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज एन एग्रीमेंट which the law recognizes as valid and can make the parties follow। अब इसका और आसान भाषा में मतलब समझे कि एक ऐसा वादा या समझौता जिसे अगर कोई निभाए नहीं तो दूसरी पार्टी अदालत में जाकर कानूनी रूप से उसका पालन करवा सकती है। अगले क्लॉज आई पर चलते हैं। ये बोल रहा है एन अग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फिर से वही दो पार्टीज लेते हैं, राम और श्याम। राम ने श्याम को कोई सामान मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड से बेच दिया, मगर श्याम नहीं जानता था कि राम ने फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन किया। मगर फ्यूचर में जब भी श्याम को इस बात की नॉलेज होगी कि उसके साथ फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, तब ये ऑप्शन सिर्फ श्याम के पास रहेगा कि वो चाहे तो अग्रीमेंट को वॉइड कर सकता है। लेकिन राम इस अग्रीमेंट को वॉइड नहीं कर सकता, क्योंकि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द अग्रीमेंट राम को पता था कि उसने फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन कंडक्ट किया है। अब आप फिर से कंफ्यूज होंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में। मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं इनिशियली, बट ड्यू टू सम रीजंस लाइक फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या कोर्शन, द अदर पार्टी यानी जिसके साथ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या कोर्शन कंडक्ट हुआ है, दैट पार्टी हैज द राइट टू कैंसिल द अग्रीमेंट लेटर। तो चलिए आज के सेशन के लास्ट क्लॉज पर चलते हैं, क्लॉज जे पर।
ये बोल रहा है अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। इसका मतलब है अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच वाज वैलिड एट फर्स्ट but later stops being enforceable by law becomes a void contract। इसको भी एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम agrees to sell alcohol to श्याम, but later the law prohibits the alcohol sales. Now the contract cannot be enforced by the law, hence it becomes void।